नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में। मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टेनोग्राफी जो ITI ट्रेड है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टेनोग्राफी हिंदी के 8 तारीख को हैं, कुछ बच्चों के 9 तारीख को हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और यदि चैनल से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे किसी व्यक्ति तक पहुँच जाए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं स्टेनोग्राफी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? आशुलिपि का मतलब होता है स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी का जनक यानी कि फादर ऑफ स्टेनोग्राफी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर जिमिति साइट, श्री गणेश, श्री जड़सिलाल और डी ऑप्शन है ब्लोयन डुप्लोयन। इसका सही आंसर है बी, श्री गणेश। भगवान श्री गणेश को भारतीय आशुलिपि में भारतीय परंपरा के हिसाब से आशुलिपि का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, वर्तमान तकनीकी युग में भी निम्न में से कौन से गुण के कारण आशुलेखक रिपोर्टर की आवश्यकता है? आशुलिपिक रिपोर्टर यानी कि शॉर्ट हैंड रिपोर्टर की आवश्यकता आज के वर्तमान तकनीकी युग में भी क्यों पड़ रही है? इसका जवाब आपको देना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गतिशीलता, दूसरा ऑप्शन है लौद्धिक क्षमता, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर ज्ञान और चौथा ऑप्शन है टंकण ज्ञान। इसका सही आंसर है लौद्धिक क्षमता। एक्चुअली इस लौद्धिक है, यहाँ पर बौद्धिक क्षमता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में भी आशुलिपि अपनाई जाती है? आशुलिपि अभी भी क्यों अपनाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा ऑप्शन है गतिशीलता, तीसरा ऑप्शन है मात्राएं, चौथा ऑप्शन है शब्दाक्षर। तो इसका सही आंसर है गतिशीलता। आप सभी जानते हैं शॉर्ट हैंड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये काफ़ी फास्ट मेथड है किसी भी मैटर को टाइप करने का, किसी भी मैटर को लिखने का ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, इसलिए स्पीड सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर करता है। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, गतिशीलता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ रहा है। चौथा प्रश्न है, आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कार्यालय की धुरी के रूप में निम्न में से कौन सा पद प्राप्त कर सकते हैं? कार्यालय में कौन सा पद आप प्राप्त कर सकते हैं आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात? यानी स्टेनोग्राफी सीखने के बाद किसी भी ऑफिस में आप कौन सा पद प्राप्त कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है कार्यालय सहायक, दूसरा ऑप्शन है सचिव, तीसरा ऑप्शन है समन्वयक और चौथा ऑप्शन है अवर श्रेणी लिपिक। इसका सही आंसर है बी, सचिव। सचिव अर्थात सेक्रेटरी, आप सेक्रेटरी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आशुलिपि, अनुवाद, टाइपिंग तथा टंकण। इसका सही आंसर है बी, अनुवाद। ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, इसका हिंदी में इसे अनुवाद कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड एवं हिंदी टंकण कमेटी का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में ये आया भी है, तो इसको ध्यान से देखना है। आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका सही आंसर है 1948, यानी कि 1948 में आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद आपको हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड एवं हिंदी टंकण कमेटी का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, ज्यामितीय चिन्हों से तीव्र गति से लिखने की कला क्या कहलाती है? सॉरी, जो ज्यामितीय चिन्ह यानी ज्योमेट्रिकल सिंबल्स जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स की मदद से जल्दी जल्दी लिखने की जो कला है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है भाषा, संस्कृत, आशुलिपि या प्रतिलेखन। इसका सही आंसर है सी, आशुलिपि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन से आशुलेखक के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र हैं? कौन कौन से आशुलेखकों के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र मौजूद हैं? आपके ऑप्शंस हैं ANC, दूसरा ऑप्शन है स्वयंसेवी विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है न्यायालय, चौथा ऑप्शन है स्वयंसेवी संस्थाएं। इसका आंसर सी है, न्यायालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, आशुलिपि प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के स्तर पर क्या खोल सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण केंद्र, तीसरा ऑप्शन है रेलवे, चौथा ऑप्शन है स्वयंसेवी संस्थाएं। इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है बी, प्रशिक्षण केंद्र। आशुलिपि का प्रशिक्षण अगर आपने पूरा कर लिया है तो आप एक प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने,
आ रहा है समाचार का संख्याओं में आशुलेखक का पद कहलाता है। समाचार का संख्याओं में आशुलेखक का पद क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं सचिव, रिपोर्टर, न्यूज़ रीडर या एमटीएस। इसका सही आंसर है बी, रिपोर्टर। सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11। आशुलिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ था? आशुलिपि प्रणाली यानी आशुलिपि मेथड का आविष्कार कब हुआ था आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1886, 1887, 1889 और 1888। इसका सही आंसर है डी, 1888। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। विगत वर्षों में ये आ चुका है, तो अगली बार भी आपको इसको सावधानीपूर्वक करना है। 1888 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। क्षेत्र आशुलिपि के आविष्कारक निम्न में से कौन थे? क्षेत्र आशुलिपि के आविष्कारक निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं विक्टिन क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है रॉसिन्सन क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है जॉन रॉबर्ट क्षेत्र। इसका सही आंसर है डी, जॉन रॉबर्ट क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। स्लियन डुप्लियन कौन सी भाषा की आशुलिपिक प्रणाली है? स्लियन डुप्लियन, ध्यान से देखिएगा, स्लियन डुप्लियन कौन सी भाषा की आशुलिपिक प्रणाली है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी भाषा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। इसका सही आंसर है डी, फ्रेंच भाषा। स्लियन डुप्लियन ये फ्रेंच भाषा की आशुलिपि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। पिटमैन प्रणाली को प्रस्तुत कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले सालों में आ चुका है ये क्वेश्चन। आपको बताना है पिटमैन प्रणाली को कब प्रस्तुत किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 1837, 1840, 1845, 1849। सही आंसर है ए, 1837। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि का प्रयोग किस नाम से किया जाता था? 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि को किस नाम से प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं स्क्राइब्स, दूसरा ऑप्शन है नीवा नीटीरिया, तीसरा ऑप्शन है लेखन विद्या और चौथा ऑप्शन है लेनियोग्राफी। तो इसका सही आंसर है बी, नीवा नीटीरिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन विलिस ने कब किया था? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन विलिस ने कब आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार किया था? इस प्रश्न को आप ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि इसी प्रश्न से दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी ये जो बुक है ये किसने लिखी? तो इसका सही आंसर जॉन विलिस रहेगा। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट करके रखिएगा। तो इसी प्रश्न पे आते हैं। ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन विलिस ने कब किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1702, 1602, 1502 और 1402। इसका सही आंसर है बी, 1602। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। 1948 में प्रथम बार राष्ट्रीय सरकार के गठन के पश्चात सेंट्रल निम्नलिखित काउंसिल में कितने हिंदी रिपोर्टरों की संयुक्ति हुई थी? संयुक्ति की जगह यहाँ नियुक्ति होना चाहिए था। तो आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 5, 1। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 4। तो 1948। अब इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम पहले भी पूछ चुके हैं, उसमें भी आपसे पूछा गया था कि प्रथम बार स्टेनोग्राफी की जो समिति है उसे इंडिया में गठित कब किया गया था? तो उसका आंसर 1948 था। तो यहाँ 1948 में जो प्रथम बार राष्ट्रीय सरकार के गठन के पश्चात सेंट्रल निम्नलिखित काउंसलिंग में कितने हिंदी रिपोर्टरों की नियुक्ति हुई थी? तो उसमें सही आंसर है 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। आशुलेखक का सबसे महत्वपूर्ण गुण डिक्टेशन लेते समय कौन सा है? डिक्टेशन लेते समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए एक आशुलेखक को, एक स्टेनोग्राफर को? आपके ऑप्शन है लेखन शक्ति, श्रवण शक्ति, शारीरिक शक्ति, दृश्य शक्ति। इसका सही आंसर है बी, श्रवण शक्ति। आपको श्रवण शक्ति मजबूत रखनी पड़ेगी क्योंकि जो आप सुनेंगे उसी को आप पेपर पे उतारेंगे, पेपर पे लिखेंगे। तो इसलिए श्रवण शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए, महत्वपूर्ण रूप से आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। कौन से प्राथमिक ज्ञान हैं जो एक आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं? आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए कौन से प्राथमिक ज्ञान आपको ज़रूरी हैं? प्राइमरी नॉलेज आपको किन चीज़ों का होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं मात्रा एवं स्वर, दूसरा ऑप्शन है हिंदी एवं अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड, चौथा ऑप्शन है भाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। इसका सही आंसर है डी, भाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए तथा सामान्य ज्ञान का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। आशुलिपि सीखने के लिए प्रशिक्षणार्थी की प्रथम सजगता व तैयारी क्या होनी चाहिए?
एक ट्रेनी के लिए जो आशुलिपि सीख रहा है, जो स्टेनोग्राफी सीख रहा है, उसके लिए प्राइमरी रूप से उसे या प्रथम सजगता के लिए क्या तैयारी उसे रखनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं व्यंजनों का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भाषा ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सजगता व सीखने की तत्परता, चौथा ऑप्शन है स्वरों का ज्ञान। सही आंसर है सी, सजगता व सीखने की तत्परता। अब इस क्वेश्चन को भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो श्रवण शक्ति आपकी सबसे मजबूत होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो सजगता। आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और सीखने की तत्परता यानी सीखने के अंदर आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की झील होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आने वाला है, ये आ चुका है। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, प्रशिक्षणार्थी आशुलेखक को आशुलिपि की डिक्टेशन लेते समय क्या गुण विद्यमान होने चाहिए? प्रशिक्षणार्थी आशुलेखक यानी कि एक जो स्टेनोग्राफी का जो ट्रेनी है, उसे आशुलिपि का डिक्टेशन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपके ऑप्शन है आशुलिपि, टंकण ज्ञान, ध्यान केंद्रित करना तथा अनुवाद ज्ञान। इसका सही आंसर ध्यान केंद्रित करना है। ये भी बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको लगाना है, ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। कुशल आशुलिपिक के शरीर व नोटबुक के मध्य कितने इंच की दूरी रहनी चाहिए? एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द नोटबुक एंड बॉडी ऑफ अ ट्रेंड स्टेनोग्राफर। जो कुशल आशुलिपिक है उसके शरीर और नोटबुक के बीच में कितने इंच की दूरी रहनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 5 से 7 इंच, 3 से 4 इंच, 5 से 6 इंच तथा 4 से 6 इंच। इसका सही आंसर है 4 से 6 इंच। 4 से 6 इंच की दूरी आपकी होनी चाहिए आपके लेटर पैड या नोटबुक तथा आपकी बॉडी के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। आशुलेखकों की कुर्सी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे आसानी से रेखाक्षर बन सकें? आशुलेखक यानी स्टेनोग्राफर की कुर्सी की यानी चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 45 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ए, 45 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। आशुलेखक की मेज की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? इससे पहले आपसे कुर्सी की ऊंचाई पूछी गई थी जो कि 45 सेंटीमीटर थी। अब आपको टेबल की ऊंचाई बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है सी, 75 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। भारत में पिटमैन शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण प्रथम बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? अब ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कहाँ प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं 1886, 1986, 1884, 1890। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। प्रथम बार कहाँ के बजाय कब प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ में आपका सही आंसर है 1884। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक किसे माना जाता है? संसदीय रिपोर्टिंग यानी कि जो संसद भवन में जो रिपोर्टिंग होती है उसका जनक किसे कहते हैं? उसका फादर ऑफ रिपोर्टिंग इन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट रिपोर्टिंग का फादर ऑफ पार्लियामेंट रिपोर्टिंग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं रॉबिन्सन, ग्रेग, स्लियन तथा तीसडेल। इसका सही आंसर है तीसडेल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। भारत में आशुलिपि का चलन विधिवत पहली बार कब प्रारंभ हुआ? भारत में पहली बार विधिवत रूप से आशुलिपि का चलन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन से 1907, 1884, 1885 या 1908। आपका सही आंसर है 1884। पिटमैन शॉर्ट हैंड भी 1884 में हुआ था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो, पर क्योंकि हमें 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और आपके एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो इसलिए हम 50 क्वेश्चन का ये वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। नेशनल कांग्रेस में प्रथम बार बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट लेने में आशुलिपिकों ने कब कार्य किया? नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी उसकी कार्यवाही
की रिपोर्ट लेने में आशुलिपिक जो होते हैं उन्होंने सबसे पहली बार काम कब किया? आपके ऑप्शन है 1888, 1887, 1889, 1890। इसका सही आंसर है 1887। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। किस राजनीतिज्ञ के आने से हिंदी आशुलिपि को बढ़ावा मिला? कौन से पॉलिटिशियन, कौन से पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के आने से हिंदी स्टेनोग्राफी को बढ़ावा मिला या जोर मिला? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मंगल पांडे। इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। हिंदी आशुलिपि में संकेत प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? संकेत प्रणाली का प्रारंभ हिंदी आशुलिपि यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफी में कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1931, 1907, 1982, 1986। इसका सही आंसर है बी, 1907। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में पिटमैन शॉर्ट हैंड का विधिवत प्रशिक्षण मद्रास में पहली बार कहाँ यहाँ फिर से क्वेश्चन में कहाँ आरंभ हुआ है, कहाँ के बजाय यहाँ पर क्वेश्चन को कब आरंभ हुआ है पढ़ा जाना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, पिछले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें आपसे कहाँ पूछा गया था तो ऑप्शन में भी ईयर दिए हुए थे। यहाँ पर आप इस बात को नोट कर लीजिए, यहाँ पर इस बात का ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो प्रथम बार प्रशिक्षण था वो मद्रास में हुआ था। ये चीज़ नोट ज़रूर कर लीजिए, मद्रास में नोट हुआ था। भारत में पिटमैन शॉर्ट हैंड का विधिवत प्रशिक्षण मद्रास में शुरू हुआ था। और अब बढ़ते हैं इनके कब के ऑप्शन के लिए, तो ये आपने देख ही लिया है, 1883, 84, 87 और 89। तो इसका सही आंसर 1884 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है। हिंदी आशुलिपि जैन संकेत लिपि किस ईस्वी सन में प्रकाशित हुई? जैन संकेत लिपि किस ईस्वी में प्रकाशित हुई? आपके ऑप्शन है 1887, 1926, 1886, 1931। सही आंसर है 1926। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 33वां आपके सामने। एक शॉर्ट हैंड नोटबुक जिसकी दो लाइनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक शॉर्ट हैंड नोटबुक आप लोगों ने देखी होगी, जितने भी आप सभी शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने एक शॉर्ट हैंड नोटबुक देखी होगी। उसमें दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। आपके ऑप्शन हैं 3/8 इंच, 2/4 इंच, 3/6 इंच और 1/4 इंच। इसका सही आंसर है 3/8 इंच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने आ रहा है। आशुलिपि कॉपी में सामान्यतः कितने पृष्ठ होने चाहिए? जो स्टेनोग्राफर की जो कॉपी होती है उसमें जनरली कितने कितने शीट्स होनी चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए? आपके ऑप्शन हैं 200 पेज, 300 पेज, 100 पेज तथा 60 पेज। इसका सही आंसर है 200 पेज। 200 पेज होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 35। अनुवादित की जाने वाली सामग्री को कीबोर्ड की के किस ओर रखा जाना चाहिए? जो भी अनुवादित किया जाना है, जो भी मटेरियल, जो भी मैटर आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है, उसे कीबोर्ड के किस साइड आप रखेंगे? तो आपके ऑप्शन है बाईं तरफ, दाईं तरफ, मध्य में या सामने। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात दाईं तरफ। दाईं तरफ आपको वो मटेरियल रखना चाहिए जिसको आपको ट्रांसक्रिप्ट या ट्रांसलेट करना है। अगला प्रश्न है। पूर्व समय में आशुलिपि की गति जानने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन हैं कंप्यूटर, टंकण घड़ी, कलाई घड़ी, स्टॉप वॉच। तो इसका सही आंसर है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल पूर्व समय में ही नहीं बल्कि आज भी आशुलिपि की स्पीड जानने के लिए किया जाता है। अंतर केवल इतना आ गया कि आज सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में आप लोग स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरली टाइम जानने के लिए स्टॉप वॉच का ही इस्तेमाल किया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने आ रहा है। आशुलिपि के अधोमुखी व्यंजन रेखा व वर्ग धरातल से कितने अंश का कोण बनाती है? आशुलिपि का जो अधोमुखी व्यंजन रेखा जो है वो वर्ग धरातल यानी कि जो जहाँ पर वर्ग धरातल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री तथा 30 डिग्री। इसका सही आंसर है 60 डिग्री। ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। ये आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको लगा देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं? कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हिंदी भाषा में है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं 30, 33, 26 और 35। इसका सही आंसर है बी, 33। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने। आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं के रूप कितने हैं? कितने प्रकार के व्यंजन रेखाएं होती हैं आशुलिपि में? आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। सही आंसर है बी यानी कि 2।
दो प्रकार की व्यंजन रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आशुलिपि में रेखाओं को कितनी दिशाओं में दर्शाया गया है? आशुलिपि में रेखाओं को कितनी दिशाओं में दर्शाया गया? आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। सही आंसर है सी अर्थात 3। आशुलिपि में रेखाओं को 3 दिशाओं में दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, आशुलिपि में समतल व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती हैं? फ्लैट जो व्यंजन रेखाएं होती हैं वो किस तरफ लिखी जाती हैं? आपके ऑप्शन हैं बाईं से दाईं ओर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाईं से बाईं ओर। सही आंसर है बाईं से दाईं ओर। जनरली जो भी हम राइटिंग जो भी हम लिखते हैं, हिंदी भाषा में भी जो भी हम लिखते हैं, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। उर्दू में दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, तो आशुलिपि में भी बाईं से दाईं ओर ही लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने आ चुका है, आशुलिपि में व्यंजन रा, ड, ढ, व, ह, य धरातल से कितने एंगल का कोण बनाती हैं? यानी कि ये जितने व्यंजन आपके सामने हैं, रा, डा, ह, ढ, व, ह, या, ये धरातल है, मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल ये बनाएंगे आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। इसका सही आंसर है बी 30 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है, मा, ना, ड, अणा व्यंजन क्या कहलाते हैं? मा, ना, ड, अणा। आपके ऑप्शन हैं अधोमुखी, नासिक्य, स्पर्श तथा वक्र। बिल्कुल आप जब इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, जब आप इसे इन व्यंजनों को मा, ना, ड, ण जब आप बोलते हैं, तो आपने बोलने में इनकी ध्वनि अगर सुनी होगी तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि नाक के बल पे हम लोग बोल रहे हैं, नासिका के बल पे हम लोग बोल रहे हैं। तो इसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य यानी कि इसमें नाक से निकलती है आवाज़ इन व्यंजनों को बोलने के लिए, तो इसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने आ रहा है, आशुलिपि में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं 10, 12, 11, 14। इसके सही आंसर है बी 12। आशुलिपि में स्वरों की तालिका में कुल 12 स्वर दर्शाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, लघु स्वर, बिंदु स्वर, डैश स्वर। सही आंसर है लघु स्वर। नाम से ही समझ में आ रहा है कम समय लग रहा है, तो लघु स्वर। अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने, यदि स्वर रेखा से पहले आए, स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा के किस ओर दर्शाते हैं? यदि स्वर रेखा से पहले आ रहा है तो उसे रेखा के किस तरफ दर्शाते हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं दाईं तरफ, बाईं तरफ, मध्य में, या रेखा के 1 इंच की दूरी पर। इसका सही आंसर है बाईं तरफ। यानी कि यदि कोई स्वर, अगर आप कोई रेखा बना रहे हैं, यदि कोई स्वर रेखा से पहले आ रहा है तो उसे यहाँ पर दर्शाएंगे, यहाँ बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी है, बाईं तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने आ रहा है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 3, 2, 1, 4। इसका सही आंसर है 2 प्रकार के स्वर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है, आशुलिपि में स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा के किस स्थान से गिने जाते हैं? आशुलिपि में स्वरों का जो स्थान है वो व्यंजन रेखा के किस स्थान से गिना जाता है? आपके ऑप्शन हैं मध्य से, अंत से, प्रारंभ से, दाईं तरफ से। इसका सही आंसर है प्रारंभ से, यानी स्टार्टिंग से। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने आ चुका है, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण या जिनका प्रोनाउंसिएशन बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं वर्ण, स्वर, शब्द या व्यंजन। इसका सही आंसर है स्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। 50वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार किया जाता है? दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार किया जाता है? नाम से आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। मोटे बिंदु व मोटे डैश से, मोटे बिंदु व हल्के डैश से, हल्के बिंदु व हल्के डैश से, चौथा ऑप्शन है हल्के बिंदु व मोटे डैश से। इसका सही आंसर है ए, मोटे बिंदु व मोटे डैश से। इसको आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी करना है। दीर्घ स्वर है मोटे बिंदु से तथा मोटे डैश से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज़, दीर्घ स्वर लंबे, मतलब ज़्यादा ताकत लगा करके बोलना पड़ता है इसको, दीर्घ स्वरों को। तो ये थे आज के क्लास के 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट किए होंगे, आपने एक बार देखे होंगे। वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और किस तरह के वीडियोस आप हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस। तो हम ये 8 तारीख से आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो 8 तारीख से पहले हम आपके पूरे 300 क्वेश्चंस, लगभग 300 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टेनोग्राफी हिंदी के, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।